नमस्कार दोस्तों। केवीएस पीआरटी मेंस यानी कि टीयर 2 के सिलेबस के बारे में आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में बात करने वाले हैं। और सिलेबस भी कौन सा, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो भाई जोर शोर से आज इस अगर आप इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको जरूर ये मालूम होना चाहिए कि आखिर आखिर सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का, यानी मैथ्स का। और आज हम सिर्फ सिलेबस के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी बात करेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, और ना केवल कंप्लीट कर सकते हैं बल्कि मैक्सिमम मार्क्स जो है आप लेके आ सकते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए वो कौन-कौन सी टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज सारी चीज़ें हम थोड़े-थोड़े उसके शॉर्ट रूप में देख लेंगे। यानी कि क्लास के अंत तक या क्लास के खत्म होते-होते आपको ये 2 चीज़ें बखूबी मालूम हो जाएँगी कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, उसको पूरा डिकोडेड फॉर्म में आपके सामने रख दिया जाएगा। और प्लस दूसरी चीज़ कि आखिर वो किस तरह की टेक्निक्स हैं या किस तरह का माइंडसेट है जिनके ज़रिए इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है और मैक्सिमम मार्क्स को लिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हम सीधा-सीधा बढ़ते हैं सिलेबस पर मैथमेटिक्स के। देखिए, आपके सामने एक पूरा चार्ट दिख रहा होगा। देखिए, पूरे के पूरे सिलेबस को कंसोलिडेट करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत बड़ा कुछ सिलेबस नहीं है भाई, मैं मानता हूँ बड़ा सिलेबस है। लेकिन आप देखिएगा तो सिर्फ 5 चीज़ें ही हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ठीक है। पहली चीज है नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस, यानी कि बेसिक आपको नंबर सिस्टम और उसके ऑपरेशंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। अच्छा देखिए, हम सिलेबस को देखने के साथ साथ अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा या प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल के दिखाऊंगा कि उनमें ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए या उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो बने रहिए इस क्लास में, आपको बखूबी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अंत तक आप देखिएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं। तो देखिए, नंबर सिस्टम और ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें, मेजरमेंट की कुछ-कुछ चीज़ें आती हैं, खासकर आपके सिलेबस में इसको इंगित किया गया है, जैसे कि लेंथ, वेट, वॉल्यूम, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, और इस तरह से आदि-आदि ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो आप देखेंगे कि सिलेबस को 1, 2, 3, 4, 5 जो है आपके फिक्स पैटर्न्स में कंसोलिडेट कर दिया गया है। यानी कि 5 ही चीज़ें हैं जिन जिन पे आपको ध्यान से फोकस करना है। ठीक है? तो नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस इसकी हमने बात करी, मेजरमेंट इसकी हमने बात करी, साथ-साथ आपको ज्योमेट्री, ज्यामिति यानी कि शेप्स, स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग यानी किस तरह के शेप्स हैं, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये आदि-आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आप इसमें देखेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स या सॉलिड अराउंड अस। सॉलिड अराउंड अस क्या है? आप अपने आस-पास देखिए, आप जो जिस पेन को यूज़ कर रहे हैं वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है ना? कोई आपको दिखेगा कि कोई कॉनिकल यानी कोन की शेप में, शंकु की शेप में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। तो अपने आस-पास जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी है शेप्स और सॉलिड्स की। ठीक है? एक और चीज़ है डेटा हैंडलिंग, यानी कि अगर कोई डेटा आपको दे दिया जाए या किसी टेबल आपके सामने प्रेज़ेंट कर दी जाए, चार्ट या कोई ग्राफ प्रेज़ेंट कर दिया जाए, तो आप उसको कैसे एनालिसिस करेंगे और आपस में कैसे कंपेयर करेंगे, ये भी आपसे पूछा जाता है। देखिए, आप जो है इतनी बड़े पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, तो उस पोजीशन को आप अगर जस्टिफाई करेंगे तो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, यही सारी चीजें जानकर जस्टिफाई कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पांचवा पांचवा जो आपका पोर्शन मैथमेटिक्स के सिलेबस में आता है वो है पैटर्न से रिलेटेड। यानी कि कुछ ना कुछ आपको पैटर्न्स दिए जाएंगे और आपके दिमाग की बौद्धिक क्षमता से आपको ये पता करना है कि आखिर ये कैसा पैटर्न है। अब वो पैटर्न नंबर्स के रूप में हो सकते हैं या शेप्स के रूप में भी पैटर्न आते हैं, खासकर रीजनिंग में ये आपको डाल दिए जाते हैं। अल्फाबेटिकल ABCDEFG वाले फॉर्म्स में आते हैं और लॉजिकल पैटर्न्स भी आते हैं नंबर्स के रूप में। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपकी चलती हैं। अगर नंबर सिस्टम की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, आप देखिएगा, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, काउंटिंग इसमें आती ही आती है, इंपॉर्टेंट है। LCM SCF बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड परसेंटेज, खासकर परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स की आधारभूत शिला रख देता है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एवरेज आना ही आना चाहिए। औसत है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी हानि और मुनाफा कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये एक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है। और
मजेदार बात ये भी है कि इससे बहुत सवाल भी आते हैं और मनी कॉन्सेप्ट भी है, कुछ कुछ मनी से रिलेटेड चीजें आती हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये तो मोटा मोटी आपके सामने चीजें दे रखी हैं, ये आपको करनी ही करनी है। यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस को अगर आप कंसोलिडेट करके यानी तोड़ के लेके देखोगे तो आपको 5 ही चीजें करनी है, जिस पे देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सी वो 5 चीजें। एक तो आपको नंबर्स में खेलना है भाई, पेन कहाँ है ये जी। देखिए, एक तो आपको नंबर्स में खेलना है, ठीक है। दूसरा, आपको मेजरमेंट नापना आना चाहिए चीजों को, लेंथ वेट कैपेसिटी मापना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई बताइए इस सिलेंडर का कितना वॉल्यूम है, आयतन, ये आयत है, ये कोई क्यूबॉइड है, इसका कितना वॉल्यूम है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, एरिया कितना है, ये सारी चीजें। ज्योमेट्री में भी हम शेप्स देखेंगे, कुछ ट्राइंगल्स देखेंगे, कुछ सर्कल्स देखेंगे, आदि आदि। ठीक है, फिर डेटा हैंडलिंग में स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, टेबल्स चार्ट को पढ़ना सीखते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सारी चीजें हम देखते हैं, और पैटर्न्स के कुछ सवाल आते हैं, मिसलिनियस फॉर्म में आते हैं हालांकि, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं और इनके इनके जरिए आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेन चीज क्या है जिसके जरिए आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, वो है सबसे पहले आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, वो भी कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें तो ठीक है, वरना जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है उससे करिए, हम तो आपके साथ हैं ही, हम आगे भी बने रहेंगे, जिसके जरिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहेंगे, चाहे वो कोर्स हो या यूट्यूब के जरिए हो, जिस भी तरह से बेस्ट पॉसिबल वे होगा उस तरह से हम आपको सिखाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ कुछ होती है जो मैं आपको धीरे 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 कोर्स के आगे बढ़ते हुए या क्लास के आगे बढ़ते हुए आगे आने वाली क्लासेस में बताने वाला हूँ। फॉर्मूलाज तो बेशक हमें याद होना ही चाहिए, चार्ट और डायग्राम्स को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये काफ़ी कुछ आपसे कह जाएंगे, और वहीं ना कहीं आंसर भी इनके अंदर ही छुपा रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट तो एक ऐसा रामबाण है जो इन सारे सिलेबस को या इन सारे सिलेबस के पॉइंट्स को कवर करने के लिए सबसे बड़ी औषधि साबित होने वाली है। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको इस सिलेबस के बारे में बताया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक प्रीवियस ईयर पेपर पे, जो आप देख सकते हैं ना, 24 फरवरी 2023 में, 24 फरवरी शिफ्ट 1 में ये आया था। चलो, ये पूरा का पूरा पेपर है केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए, मैथमेटिक्स पोर्शन पे जाते हैं हम सीधा, थोड़ा सा नीचे होगा। मैं आपको ये इसके जरिए ना ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, आखिर ये आपसे ना मांग क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है, और चाहता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ना केवल अटेम्प्ट करें, और इनको अटेम्प्ट करके आपकी बौद्धिक क्षमता को भी जांचा जाता है। तो देखिए, देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, लाल कलर ले लेते हैं भाई जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। देखिए, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 535 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, है ना। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी आप देखिएगा ना कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिसका योग 3000 है, यानी कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 3000 है, वे संख्याएं क्या है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में सारे के सारे ही ऐसे नंबर्स हैं जिनका योग यानी कि सम 3000 है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्रमागत क्या होता है। वो ये आपसे यहाँ ये जानना चाह रहा है कि आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, है ना, जैसे कि 999, 1000, 1001, इसमें कोई भी गैप नहीं है, लगातार है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगला आप देखेंगे कि एक एक ये आ गया, डिस्टेंस एंड टाइम वाला भी कोई है ना, कि एक कोई कार है, चलो इसको करते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, एक कार है और ये सरपट दौड़ रही है, ये 16.5 किलोमीटर विद अ लीटर ऑफ पेट्रोल कवर करती है, यानी कि इसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल है, और इसके जरिए ये कितना कवर कर लेती है, 16.5 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, एंड देन डिस्टेंस कवर्ड विद 7.5 मीटर। तो सिंपल यूनिटरी मेथड यहां पर वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको क्या इधर से उधर लगाना आता है कि नहीं। यूनिटरी मेथड को मैं बड़े प्यार से कहता हूं इधर से उधर, और कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात समझिए। इसमें वो आपसे कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि 1 लीटर में अगर वो 16.5 किलोमीटर जाती है, तो बताओ 7.5 लीटर में कितना जाती है। तो यही तो करना है, 16.5 × 7.5, बस यही तो मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि वो आपकी नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग भी जांच रहा है, और नंबर्स में भी कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जांच रहा है।
कि आपको आता है कि नहीं। अब आप या तो इसको आसानी से कर लीजिए कि लगातार मल्टीप्लाई, या फिर आप देख सकते हैं कि 16.5 जो है 33 का आधा है, तो 33/2, और ये 7.5 जो है 15 का आधा है, तो 15/2। आप इस तरह से इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। 15 × 45, 15 × 45 और 4 49, 49/4 ये आना चाहिए। अब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 इकाई, और 4 तिया 12, 123 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ये है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे डेवलप कराना चाह रहा है। आप घबराइएगा नहीं इन सारी चीज़ों को देख के। मैं आपके सामने एक रियल पिक्चर लेके आया हूँ। मैं कोई कोई नकली बात नहीं कर रहा हूँ। जो सामने पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वो आपके सामने लेके आया हूँ, और इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। पहले एक दिन में आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 आप अपनी नौका को चलाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और है क्या। बिल्कुल, ये देखिए एक क्यूबॉइडल, यानी देखो शेप्स वाला फॉर्म आ गया, क्यूबॉइड के बारे में आ गया। जो हमारा थर्ड पोर्शन था हमारे, देखिएगा इसमें हमने थर्ड पोर्शन रखा था ना, ये वाला शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, इससे रिलेटेड यहाँ पर आपसे फिर से पूछ लिया गया। क्या पूछा गया है आप देखिएगा कि एक क्यूबॉइडल कंटेनर है। क्यूबॉइड क्या होता है ना, एक घनाभाकार बर्तन बर्तन है। तो किस तरह का क्यूबॉइड होता है आप देखिएगा, इस तरह का एक क्यूबॉइडल बर्तन है। ठीक है, जिसकी जिसके डायमेंशंस दे रखे हैं कि भैया 40 सेंटीमीटर लंबा है या चौड़ा है, 60 सेंटीमीटर लंबा है, और 40 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या पूछना चाह रहा है कि 40 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर तक जो है भरा हुआ है, यहां तक पानी से भरा हुआ है, यानी आधा भरा हुआ है। 20 सेंटीमीटर तक ये भरा हुआ है। तो हाउ मच मोर वाटर इज टू बी पोर्ड सो एज टू फिल द कंटेनर कंप्लीटली, यानी कि इसमें कितना और पानी भरा जाए, वो भी लीटर में, ताकि यह पूर्ण रूप से पानी से भर जाए। तो आधा भरा हुआ है, आधा और भरना है। यानी कि अगर हम ये पता लगा लें कि ये कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो इतना ही अगर हम पानी इसमें डालेंगे तो ये पूर्णतः भर जाएगा। तो आपसे यहाँ पर ना कैपेसिटी की अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है, कैपेसिटी, और कैपेसिटी को ही बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, आप देख लीजिए सिलेबस में हमने ये यहाँ पर देखा था। ये देखिए, हमने यहाँ पर इस चीज़ को देखा था, ये शेप्स एंड मेजरमेंट्स में हमने देखा था कि कैपेसिटी में वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है ना, या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे निकाला जाता है ये तो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर पर्टिकुलरली क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बातें हो रही हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आप देखिएगा 40 सेंटीमीटर चौड़ा है ना, या लेंथ ब्रेड्थ हाइट टोटल ये दे रखी है 40 इंटू 60 इंटू 40। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो 6 चौको 24 है ना, 4 चौक 16, ऐसे कर लो, 4 इंटू 6 इंटू 4, और 1 2 3 जीरो है, तो इनको अलग से आप बाहर रख दो। ठीक है जी, ये हो चुका है। यही आपका जो है 40 60 40 सेंटीमीटर हाइट है। 24 9 6 1 2 3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर क्यूब में है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करेंगे, यानी कि 96 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है अभी तक। इस पूरे पूरे के पूरे पूरे पोर्शन में 96 लीटर पानी भरा है। 96 लीटर और डाल देंगे तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या कुछ गलत हो गया क्या? ओके ओके, एक मिनट देखिए, यही सारी चीजें आपको देखनी है। हमें यहाँ पर ना एक चीज देखनी, कहाँ गया भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो हमने टोटल टोटल निकाल लिया उसका कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। अभी हमने जो निकाली है वो हमने निकाली है कि इस पूरे कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो हमने देखी 40 इंटू 60 इंटू 40 आप निकाल लेंगे तो 96,000, यानी कि 96 लीटर इसकी पूरी कैपेसिटी है। और ये आधा भरा हुआ है, यानी कि 48 भरा हुआ है। बाकी 48 और डाल देंगे तो इसका हमारा काम हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा। देखिए, अभी मुझे यहाँ समझाने पे जोर नहीं देना है, मुझे ये देना है कि किस तरह की चीज़ें आपके आपके सिलेबस में है और किस तरह की चीज़ें वो आपसे डिमांड कर रहा है। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिए कुछ और देखते हैं। जैसे देखो, ये एचसीएफ और एलसीएम, यानी पहले वाले पोर्शन से लेके आपको यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर देखते जाइए, ये है एचसीएफ एंड एलसीएम वाली अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछ रहा है।
देखिए क्या पूछ रहा है वो देखते हैं कि किस तरह से पूछा है। ये लेटेस्ट पैटर्न जो लास्ट टाइम हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं किस तरह से पूछा जा रहा है। देखिए एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स का दे रखा है 2816, यानी इनका प्रोडक्ट दे रखा है। दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 2816 है तथा एक संख्या 88 है। तो अगर आपको ये मालूम है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दो नंबर्स के सम के बराबर, यानी ए इंटू बी। अगर दो नंबर हैं ए और बी तो उनका जो एचसीएफ होगा और वही दो नंबर का जो एलसीएम होगा उनके प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं। अगर ये सिंपल सी बात आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। देखिए कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एच सी एफ इंटू एलसीएम का गुणनफल 2816 दिया है, एक नंबर 88 है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरा नंबर निकालिए। भैया 88 आ गया, यानी ये हो ना हो किससे जाने वाला है, 11 से जाने वाला है। तो 11 अट्ठे 88 है ना, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 6 बचे, 11 पंजे 55 और 11 छंगे 66। 8 से काट दो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो हो ना हो 32 ही है और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें देखनी होगी। अब देखिए कुछ ये एलसीएम वाला फिर आ गया कि तीन बेल्स हैं, एक 30 मिनट पे, एक 40 मिनट पर और एक 75 मिनट पर बजती हैं, तो और एक साथ 10 बजे बजी हैं। तो बताइए अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। तो ये फिर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आ गया, एलसीएम निकालेंगे और इसको कर लेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा आपको समझाने वाले वे में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मोटा मोटी तौर पर किस तरह के सवाल आए जाते हैं। जैसे ये देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू 3/4, यानी कि 3/4 में क्या जोड़ा जाए कि वह अपने व्युत्क्रम के बराबर हो जाए। अब यहां पर वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। और अगर रेसिप्रोकल आपको मालूम है तो इसके साथ आपको ऑपरेशंस करना आते हैं कि नहीं, यानी रेसिप्रोकल के साथ आपको खेलना आता है कि नहीं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 3/4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए। मान लो ये डब्बा जोड़ दिया जाए तो 3/4 बदल कर 4/3 हो जाएगा, यानी ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा अपने आप का, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो वो डब्बा क्या जोड़ा है इसमें कि 4/3 आ जाए, तो बस डब्बे को एक साइड रखो, बाकी की सारी चीजों को उस साइड ले जाओ, यहां पर ले जाओ। 4/3 माइनस 3/4। अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो 4 चौका 16, 3 त्रिका 9 माइनस में और नीचे 4 तिया 12, 16 में से 9 गए 7/12, इसका आंसर होने ही वाला है। बात समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे डिमांड किए जाते हैं। अच्छा एक और देखो, देखो कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है कि एक रेनी डे पे, यानी एक वर्षा वाले दिन 96% विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित थे तथा 36 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी स्कूल में स्टूडेंट हैं, मान लो ये पूरे के पूरे स्टूडेंट हैं 100%, इसमें से 96% किसी एक दिन उपस्थित थे। यानी इसका सीधा सीधा आशय यह है कि 4% उपस्थित नहीं होंगे, एब्सेंट रहे होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 36 स्टूडेंट वर एब्सेंट, यानी कि ये जो चार है, ये जो चार है ये 36 के बराबर है। अब यहां पर फिर वो यूनिटरी मेथड कि 4% 36 के बराबर है। तो बताइए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी 100% कितना है। 4 36 के बराबर है तो एक कितना होगा, 1% 4 से काट दो, 4 4 नमा 36, तो एक है 9 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा, 900 के बराबर। यही इसका आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरह के यूनिटरी मेथड आपको आते हैं कि नहीं ये वो जांचना चाह रहा है, आपको इसके बारे में पता है कि नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक और देखो, आप ये समझ लिए कि एक कार जो है 315 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 7 घंटे के अंदर। यानी कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं हम आपसे, ये देखिए, ये स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया कि एक कार चल रही है ना, और चलती है कितने, चलते 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 पहुंच जाती है 315 किलोमीटर, और इस 315 किलोमीटर को कवर करने के लिए इसको लगे हैं 7 घंटे। ठीक है जी। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम द डिस्टेंस कवर इन 3 आवर्स। तो सिंपल फिर से ये कहना चाह रहा है कि यदि यदि गति समान रहे तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। फिर से यूनिटरी मेथड, यानी कि नंबर से खेलना आ रहा है कि नहीं, ये डिमांड है एग्जामिनर की। वो कहना चाह रहा है कि भैया 7 घंटे में 315 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 315/7। तो 3 घंटे में कितना चलेगा, तो 315/7 इंटू 3। इससे काट दीजिए, 7 चौको 28 और 7 पंजा 35 और अब 45 इंटू 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 दिया 15, 4 दिया 12 और 1 13, 135 किलोमीटर इसका जो है आंसर आने वाला है। बात समझ में आई। देखो अब एक और देखते हैं, एक और फिर से सवाल आ गया हमारा किस पे,
ये किस किस चीज़ पे है? इफ द शॉपकीपर हैज अर्न फ्रॉम द सेल द नंबर ऑफ पर्सेस सोल्ड। ठीक है, ये कहीं ना कहीं नंबर क्रंचिंग पे ही एक सवाल है। देखो, एक पर्स की कॉस्ट है 325, यानी कि एक पर्स की लागत मूल्य 325 रुपये है। आप देख लीजिए, एक पर्स है भाई साहब, मैडम जी का एक पर्स है, इसकी जो कीमत है वो है 325 रुपया। ठीक है, और इसको जो है सोल्ड कर दिया गया, यानी इसको बेचा गया 375 रुपये में। 325 में खरीदा, 375 में बेच दिया, यानी कि 50 रुपए का इनको फायदा हो गया। इफ द शॉपकीपर हैज अर्न 550 फ्रॉम द सेल ऑफ पर्सेज द नंबर ऑफ पर्सेज सोल्ड, यानी कि भैया इस तरह के उसने काफी सारे पर्स बेचे और बेचकर उसने टोटल पैसा जो कमाया वो 550 रुपए कमाए, और एक पर्स पर वो 50 रुपए कमाता है। यानी ऐसे 50 50 50 50 ऐसे करते 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 उसने बहुत सारे 50 कमाए होंगे, तब जाकर वो 550 तक पहुंच पाया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसने कितने बहुत सारे 50 कमाए, यानी कि उसने कितने पर्स बेचे। तो आप देख लीजिए, 550 एक टोटल कमाए हैं और एक पर्स पे 50 कमाता है, तो यानी कि 11 पर्स पर उसने 11 पर्स पर 50 50 50 50 कमाए होंगे, तब जाके वो 550 पर पहुंचा। यानी आंसर है 11 पर्स, यानी उसने कितने बैग बेचे या पर्स बेचे? 11। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये नंबर क्रंचिंग आती है कि नहीं? ये इमेजिनेशन आपके पास बैठ रहा है कि नहीं? इस सिलेबस को लेके आप चलिएगा कि इस सिलेबस में आप ये सारी चीजें ध्यान से देख पा रहे हैं कि नहीं, कि नंबर सिस्टम में कैसे डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर्स। सबसे पहली बात आपके जो सिलेबस में लिखी है कि डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स की समझ डेवलप करना सिलेबस में। आप समझिए कि एग्जामिनर क्या आपसे पूछना चाह रहा है, अगर आप वही आप उसको देते हैं तो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, और ये जो आपका जो एग्जाम है ये परिवर्तित हो जाएगा आपके सिलेक्शन में। बात समझ रहे हैं ना? दूसरी देखिए, काउंटिंग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल सी चीजें पूछ रहा है आपको। यानी जो आप एनसीईआरटी में जो पढ़ के आए हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उन्हीं सारी चीजों को लेके यहाँ पर लेके आ गया है, और बहुत सिंपल तरीके से वो आपसे डिमांड कर रहा है। क्या आप सिंपल तरीके से सोच के और इमेजिनेटिव तरीके से सोच के उसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं? वही सिलेक्शन इसमें लेगा। तो देखो, एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कपिल बॉट 3 बॉटल्स ऑफ जूस फॉर 51 रुपए। यानी कि भैया, एक कपिल भैया हैं, उन्होंने 3 बोतल खरीदी हैं, बोतलें खरीदी हैं जूस की बोतल। ठीक है, और ये जो जूस की बोतल है 51 रुपए की है, तीनों की तीन, यानी कि एक हो ना हो 17 की होगी, 17 17 17। ठीक है, तभी तो 51 की हुई टोटल। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज 13 बॉटल्स ऑफ जूस। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि 13 अगर ऐसी बॉटल खरीदे तो उसको कितना खरीदना पड़ेगा। अगर वो 13 इन सारी की सारी बॉटल्स 13 हो जाएं तो कितना खरीदना पड़ेगा? तो एक बॉटल भैया 17 की आती है, तो 13 कितने की होंगी? 7 या 21, लास्ट में एक आने वाला है, एक इसी में है। यही आंसर लगा दीजिए। आपको अगर ये पता है, इसी को लोग शॉर्ट ट्रिक्स बोल देते हैं कि भाई लास्ट यूनिट डिजिट देख लो, 7 3 21, लास्ट में एक आने वाला है। कुछ नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, सब नकली चीजें हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से शॉर्ट्स में शॉर्ट तरीके से पहुंचा जा सकता है, उसको ट्रिक बोल दिया गया है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अमित बॉट, कोई अमित भाई साहब हैं, इन्होंने 20 बंचेस ऑफ 6 फ्लावर्स ईच फॉर 200 रुपीज में खरीदे। यानी कि अमित ने 20 गुच्छे फूलों के, जिनमें प्रत्येक गुच्छे में 6 फूल हैं, यानी कि एक गुच्छा, इसमें भी कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 फूल होंगे। फिर दूसरा गुच्छा खरीदा अमित ने, ठीक है, इसमें भी 6 फूल हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरा गुच्छा खरीदा, 1 2 3 4 5 6 फूल हैं। ऐसे 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 करते 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 1 2 3 गुच्छा, ऐसे ही 20वां गुच्छा खरीदा उसने, और उसमें भी कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6। ये उसने पूरे के पूरे गुच्छे खरीदे हैं 20, और कितने में खरीदे हैं? रुपए कितने लगे? 220 रुपया। बात समझ में आई? और अब देखो, 220 रुपए में इसने पूरे गुच्छे खरीद लिए, और क्या करता है कि उसने 3 का प्रत्येक फूल बेचा। यानी हर एक फूल को उठाया, कि एक गुच्छे में से फूल निकाला और बेच दिया 3 रुपए में, 3 रुपए में बेच दिया। फिर किसी भी गुच्छे में से एक एक फूल निकाला, 3 रुपए में बेच दिया। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि हर फूल को उसने 3 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ या हानि कितना होगा? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी एक उसने 3 रुपए में बेचा है। ऐसे कितने गुच्छे हैं? ऐसे कितने फूल हैं उसके पास? आप देखोगे कि एक गुच्छे में 6 हैं, तो 20 गुच्छे में कितने होंगे? इतने होंगे। तो 120 फूल उसके पास टोटल हैं, और 120 फूल को उसने प्रत्येक 3 फूल की भाव से बेचा है, तो 360 रुपए में उसने बेचा होगा। आप देखिए, 220 रुपए में खरीदा और 360 रुपए में बेच दिया, यानी कि उसने कितना कमाया? आप समझिए ना, कि 220 रुपए में उसने खरीदा था
और 360 रुपए में उसने खरीद लिया, तो 140 रुपए का उसको मुनाफा हुआ। अब बात समझे? कहीं ना कहीं एक मिनट, 220 है ना कि 200 है? ओके 200 है, 200 रुपीज है। तो 200 रुपीज में उसने खरीदा था और 360 में बेचा, यानी कि 160 रुपए का उसको मुनाफा हुआ, और 160 इसका आंसर है। बात समझ में आई आपको? तो इतने, क्या आप इस तरह से इमेजिनेटिव होके चीज़ों को समझते हैं? अब मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दूँ, तो आप फॉर्मूला देख के करते रहो, ऐसे रटते रहो। अगर आप इमेजिनेटिव तरीके से देख पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यही इमेजिनेटिव तरीका आपके सिलेक्शन को पक्का कर देगा, ये आप जान के रखिए, है ना? इस तरह से कुछ नंबर संडेज कैलेंडर टाइप के कुछ आ रहे हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, नंबर क्रंचिंग का है ना? जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, देखो कहीं ना कहीं शेप से रिलेटेड आ गया कि द फ्लोर ऑफ अ रूम 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर ब्रॉड। एक फ्लोर है, यानी कि नीचे जो जिस पर हम फर्श पे बैठते हैं, वो फर्श जो कमरे का है, जिसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई इसकी कितनी है, 4 मीटर है। ये दे रखी है आपको, है ना? को 20 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर टाइल से ढकना है। तो यहाँ पर हम टाइल्स लगाएंगे। कितनी टाइल लगाएंगे भाई? किस तरह से लगाएंगे कि 20 सेंटीमीटर लंबी होगी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। ऐसी कितनी टाइल्स लगाए जा सकते हैं? तो आपको देखना है कि देखो भाई, 6 × 4, ये एक तरह से क्या बन गया, फ्लोर क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह है। तो रेक्टेंगल का एरिया 6 × 4, है ना? 6 × 4 मीटर में है, आप समझिएगा बात को। 6 मीटर यानी कि 600 × 400, 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये टोटल एरिया है इसका। मैं इसको नए कलर से बताता हूँ। ये टोटल जो एरिया है वो 600 × 400 के बराबर है। अगर हम इसको प्रत्येक टाइल से, यानी एक टाइल है 20 × 15 से भाग कर दें एक टाइल से, तो ऐसी कितनी टाइल्स हैं जो लग जाएंगी, वो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 600 × 400/300। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 4 दूनी 800, यानी कि 800 ऐसी टाइल्स आपको लगानी पड़ेंगी यहाँ पर, जिस तरह से ये पूरा का पूरा फ्लोर भर जाएगा। यानी इसका पूरा एरिया अगर आपको करना है तो एक छोटे से टाइल्स के एरिया से इसको भाग कर दो, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। यही इसका उत्तर है। अब देख लीजिए, द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीक्वेंस, वही आपसे नंबर क्रंचिंग फिर पूछ ली गई। आप यहाँ पर देखिए, नंबर पैटर्न्स के बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि ये हो ना हो कहीं ना कहीं आपसे नंबर्स के पैटर्न के बारे में जानेंगे, नंबर के पैटर्न क्या चल रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं आपसे, देखो सवाल क्या दे रहा है, इसी पैटर्न के बारे में दे रहा है कि एक एक आ गया, दो आ गया, 3 5 8 13 21 34। अब आप इसमें कुछ भी दिमाग लगाइए कि भाई, एक से एक गया, कुछ भी नहीं बढ़ा, एक से दो गया, एक बढ़ गया, दो से तीन गया, एक बढ़ गया, 3 से 5 गया, दो बढ़ गया, 5 से 8 गया, 3 बढ़ गया। इस तरह से आप अपना दिमाग लगाइए और इसको निकालते चलिए कि अगले सीक्वेंस में क्या नंबर आने वाले हैं, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पर सिलेबस को डिकोड करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इस सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप देख लो, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन से आ गया, सांख्यिकी, है ना? डेटा हैंडलिंग से यहाँ पर सवाल आने लग गए हैं कि टेबल्स, चार्ट, ग्राफ्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, एनालिसिस, कंपैरिजन, इस वाले पोर्शन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखो, अभी तक हमने इस वाले पोर्शन से देख लिए, इस वाले पोर्शन से देख लिए, इस वाले पोर्शन से देख लिए, सॉलिड्स वगैरह हमने, है ना, अभी देखा था, क्यूबॉइड वगैरह, ये सारी चीजें। यानी कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिलेबस से सारी चीजें आती हैं और बहुत सिंपल वे में आती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ बना के वो आपके सामने आती हैं। जैसे देखो, इसमें सिंपल बोला है कि एक रेस्टोरेंट ओपन रहता है इस प्रकार से कि मंडे को रहता है 10 से 6 बजे तक, 9 से 4 बजे तक, इस तरह से। हिंदी में देख लो भाई, हिंदी में दिखा देते हैं, शिकायत नहीं होगी। सोमवार को 10 से 6 चलता है, 9 से 4, ऐसे ही रविवार को 11 से 5 तक चलता है। अब खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है वो 50 प्रति घंटा लेता है, यानी कि हर घंटे के 50 रुपए लेता है। तो बताओ, सप्ताह में उसको कितनी राशि प्राप्त होगी? अब आपको ये देखना है कि हर दिन वो कितने घंटे काम किया, यानी कितने घंटे, जितने घंटे रेस्टोरेंट ओपन रहेगा उतने ही घंटे वो काम करेगा। तो 10 से 6 यानी 10 2 12, 10 2 यानी 12 बजे तक 2 घंटे, और 6 8 घंटे तक यहाँ काम किया, 8 घंटे ये हो गए। 9 से 4 यानी 9 से 10 11 12, 3 घंटे ये और 4 घंटे ये, तो 4 3 7 हो गए, है ना? इधर से आ जाओ, 10 10 से 11 12, 2 घंटे ये और 5 घंटे ये, तो 5 और 2 7 फिर हो गए। ठीक है, इधर से आ जाओ, 10 2 12, 12 2 और 6 8, 8 घंटे यहाँ पर हो गए। ऐसे ही यहाँ पे कितने घंटे होंगे, 11 से 12 1 घंटा और 7, अगेन 8 घंटा हो गया। फिर यहाँ पर आ जाओ, 11 से 10 बजे तक उसने काम किया, यानी 11 से 12 1 घंटा और 10 घंटे ये, तो टोटल 11 घंटे काम किए। यहाँ पर आप देख लो, 11 से 12 1 घंटा और एक 6 घंटा उसने काम किया।
अब आपको देखना है कि ये टोटल कितने घंटे उसने काम किया और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो भाई, उसने 8 घंटे काम किया, 7 और 8 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 8 38, 38 और आपका कितना हुआ, 38 और 1 39 और 49, 49 और 6 49 और 6 की बात करें, प्लस कर दीजिए आप, 55 आपके पास सामने हो जाएगा। यानी 55 घंटे उसने काम किया और हर घंटे के 50 रुपए वो ले रहा है। तो 55 25 5 30 30 55 कितना, 55 घंटे ही है ना भाई। 7 15 22 8 22 30 38 38 39 49 49 और 6 55, 55 और 5 55 25 55 25 26 27 सही तो है भाई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, 2750 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यही इसका आंसर है। तो इतनी सिंपल सी चीजें आपसे पूछ रहा है, आपको बस नंबर क्रंचिंग में पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको ये करना है, किस तरह से आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपके पास सवाल आते हैं। एक आध और चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार और देखेंगे हम बहुत सारी चीजों के बारे में। आज मैंने आपको जो बेसिकली आपको चीजें समझाई हैं वो ये समझाई हैं कि किस तरह से ये काम करती हैं, किस तरह से आपके जो है सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं और इन सारी चीज़ों को आपको करना है ना। किस तरह से अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न्स, लॉजिकल पैटर्न्स और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें करते-करते आपको अंत तक यही कहना है कि आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो अब हम इस क्लास के अंत तक पहुँच गए हैं। इसके सिलेबस के बारे में हमने देख लिया है। क्या मैंने आपको बोला था कि लास्ट जो आखिर तक पहुँचेंगे तो 2 सवालों के जवाब आप ज़रूर दे पाएँगे। तो क्या आपको सिलेबस मालूम हुआ मोटे-मोटे तौर पर? ना? क्योंकि सिलेबस तो करते-करते समझ आएगा ना, लेकिन मोटे-मोटे तौर पर तो क्या आपको समझ में आया कि सिलेबस क्या है? जी हाँ, आपको समझ में आ गया है कि सिलेबस क्या है। पिछले चार्ट में आपको क्लियर पिक्चर शो कर दी गई है। और दूसरा दूसरा क्या आपको कुछ टेक्निक्स मालूम चली हैं कि जिनके ज़रिए इस सिलेबस को कंप्लीट किया जाए? तो जी हाँ, आपको पता चला है कि इमेजिनेटिव तरीके से अगर आप चीज़ों को करोगे या एक सेंस डेवलप करते हुए चीज़ों को करोगे तो बेहतर कर पाओगे और अच्छे मार्क्स बटोर पाओगे। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को आगे सीख सकते हैं, इस तरह से सारी चीज़ों को किया जा सकता है। ये मैंने आपको समझाने की, इस क्लास में समझाने की कोशिश करी। आगे भी इस कोशिश में मेरे निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। आप इसको देखते रहिए और समझते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।